विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी के रूप में ही हम अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। अपनी संस्कृति की बहुत सारी बातें हम हिंदी के माध्यम से जान सकते हैं। तो हिंदी भाषा का ज्ञान होना हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है और ये बहुत आवश्यक भी है। समय समय पर बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिनसे अधिक से अधिक बच्चों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहन मिले और ये पता लगाया जा सके कि बच्चे हिंदी भाषा को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें आप 2008 में हुई एक ऐसी ही प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि विश्व भर में हिंदी को सीखने और सिखाने के कितने प्रयास हो रहे हैं। पाठ का नाम है हिंदी की बयार। बयार मतलब हवा। तो ये जो पाठ है ये डायरी के रूप में है। डायरी लेखन आप जानते हैं कि रोज अपनी डायरी लिखना कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, मेरा दिन कैसा बीता, उसको हम रात को सोने से पहले लिखते हैं। अगर कि पूरी दिनचर्या या दिन में जो कुछ हुआ उसको, उसका सारांश, उसका सार हम अपनी डायरी में, मुख्य मुख्य बातें डायरी में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं डायरी लेखन। तो ये जो पाठ है ये डायरी के रूप में प्रस्तुत है, इसीलिए इसमें अलग अलग तिथियां दी गई हैं कि इस दिन क्या हुआ, फिर अगले दिन क्या हुआ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 11 अगस्त 2008 विश्व के कई देशों में प्रतिवर्ष हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता यानी ये देखने के लिए कि हिंदी का कितना और कैसा ज्ञान है बच्चों को, उसके लिए हर वर्ष विश्व के कई देशों में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के सभी विजेता भारत भ्रमण के लिए आते हैं। भारत भ्रमण मतलब भारत घूमने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। 2008 के विजेता विदेशी विद्यार्थियों में से क्रोएशिया, रोमानिया, ब्रिटेन और रूस आदि देशों के 11 विद्यार्थी एवं एक शिक्षिका भारत भ्रमण के लिए आए। इस कार्यक्रम का श्री गणेश मतलब शुरुआत नोएडा स्थित हिंदी सॉफ्टवेयर कंपनी CDEC के दौरे से हुआ। यहाँ विद्यार्थियों ने हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर जैसे यूनिकोड, लीला एवं श्रुत लेखन आदि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, हिंदी में टाइपिंग करते हैं, हिंदी में कुछ लिखते हैं, तो उसके लिए पूरा हिंदी का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो हमें हिंदी में लिखने में मदद करते हैं। कंप्यूटर पर यदि हम हिंदी में लिखना चाहें तो उसमें मदद करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों को ऐसी कंपनी में ले जाया गया जहां हिंदी के सॉफ्टवेयर पर काम होता है। फिर अगला दिन आया 12 अगस्त 2008। यह दल 3 गाड़ियों में सवार होकर ताज नगरी आगरा के दीदार करने निकला। ताज नगरी मतलब जहां ताज महल है वो नगर यानी आगरा, दीदार मतलब देखना। तो ताज महल जहां पर स्थित है आगरा, वहां पर इन 11 बच्चों को, विद्यार्थियों को और उनकी एक शिक्षिका को लेकर गए। रास्ते भर कभी तेज बौछारें तो कभी रिमझिम वर्षा होती रही। ताजमहल को देखने की उत्कंठा और बलवती होती जा रही थी। उत्कंठा मतलब इच्छा, बलवती मतलब और तेज होती जा रही थी कि ताजमहल का नाम उन्होंने इतना सुना था, उसकी सुंदरता के इतने चर्चे सुने थे। तो जैसे जैसे ताजमहल नजदीक आ रहा था वैसे वैसे उसे देखने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही थी। इस भव्य इमारत को इतने करीब से देखकर विद्यार्थियों का दल आश्चर्यचकित हो गया। दल मतलब समूह, सभी विद्यार्थी बहुत आश्चर्यचकित हो गए
हैरान हो गए कि जिस ताजमहल के बारे में उन्होंने सुना था, पहली बार वो इतने नजदीक से उसे देख रहे थे। शाम को आगरा विश्वविद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में पहुंचे। यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार रोली चावल के तिलक और पुष्प गुच्छ से इनका स्वागत किया गया। पुष्प गुच्छ मतलब फूलों का गुलदस्ता। फिर कवियों की महफिल ऐसी सजी कि विद्यार्थी भाव विभोर हो गए, मतलब बहुत भावुक हो गए। वहाँ जो कवि सम्मेलन हुआ, अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई, तो सबको बहुत अच्छा लगा। इस तरह से 12 अगस्त का दिन बीत गया। फिर 13 अगस्त 2008 दोपहर तक आगरा की कुंज गलियों और आधुनिक बाजारों में शॉपिंग का आनंद लिया और फिर सिकंदरा देखने के लिए आगे बढ़ गए। यह भवन भी अद्भुत अतीत की जीवंत मिसाल है। जीवंत मतलब जीती जागती। एक सिकंदरा का एक किला है, वहां पर गए फिर, जो कि एक अद्भुत मतलब अनोखे अतीत की मिसाल है, उदाहरण है, उसका प्रतीक है। प्रवेश द्वार से मुख्य मकबरे तक दोनों ओर बने बागीचों में आज भी सभी पशु पक्षी जैसे हिरण, मोर आदि को एक साथ विचरण करते देखना एक सुखद अनुभूति देता है। अनुभूति मतलब एहसास, और सुखद मतलब बहुत अच्छा एहसास होता है ये देख के कि किस तरह से हिरण, मोर आदि एक साथ बिना लड़ाई झगड़े के वहां पर घूम रहे हैं। मुख्य मकबरे में खड़े होकर प्रतिध्वनि करना विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा। प्रतिध्वनि मतलब अपनी आवाज की गूंज सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर एक लंबी यात्रा के बाद देर रात दिल्ली वापस आ गए। फिर अगला दिन शुरू हुआ 14 अगस्त 2008। सबसे पहले जनपद स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देखा, जहां पर भारत के समृद्ध इतिहास, समृद्ध अतीत मतलब गौरवशाली, अतीत मतलब बीता हुआ समय, तो समृद्ध अतीत की उत्कृष्ट कलाकृतियां, उत्कृष्ट मतलब बहुत अनोखी, बहुत सुंदर कलाकृतियां, मूर्तियां और अन्य विविध आयामी अवशेषों को देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। अवशेष कहते हैं बचे हुए अंशों को, तो पुरानी चीजें, उनके बचे हुए अंश, आयामी मतलब जो दूर तक फैले हुए थे बहुत सारे। तो वो एक संग्रहालय था, म्यूजियम था, जहां पर म्यूजियम में पुरानी पुरानी चीजों को संभाल कर रखा जाता है, और पुरानी चीजें देखकर हमें अपना अतीत, बीता हुआ समय याद आता है, जो कि बहुत मूल्यवान होता है। तो वो सब देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। चेहरे खिल उठना मतलब वो बहुत खुश हुए। फिर ललित कला अकादमी में प्रख्यात साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी से 2 घंटे तक भाषा, भारतीय संस्कृति, यूरोप और भारत के बीच रिश्तों का इतिहास और भावी संभावनाओं जैसे विषयों के तमाम पहलुओं पर विचार विनिमय हुआ। विचार विनिमय हुआ मतलब विचारों का लेन देन। जो हमारे भारतीय संस्कृति के लोग थे, भारतीय साहित्यकार थे, उन्होंने अपने विचार रखे, और यूरोप से जो आए थे उन्होंने अपने विचार रखे। तो यूरोप और भारत के साहित्य के लेन देन, संस्कृति के बारे में बातचीत हुई। इस तरह से वहाँ पर विद्यार्थियों ने साहित्यकारों से बात करके बहुत आनंद लिया। फिर आया 15 अगस्त का दिन। पौ फटते ही मतलब सुबह होते ही, सूर्य उदय होते ही हरिद्वार की लंबी यात्रा पर जाना था। नियत समय पर 6 बजे हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया, मतलब यात्रा शुरू की। तनिक विश्राम के बाद मतलब थोड़ा आराम करके ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। राम झूला पार कर पतित पावनी गंगा के उस पार संगीतमय गंगा आरती में शामिल हुए। पतित पावनी मतलब, पतित मतलब ऐसा माना जाता है ना, जो गंगा में स्नान कर लेते हैं उनके सभी पाप, सभी अपराध धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो पतित मतलब पापी, और पावन
पावनी मतलब उनको पावन कर देने वाली, पवित्र कर देने वाली। तो गंगा का जो जल है विश्व की सभी नदियों से कहीं ज्यादा पवित्र, अमृत के समान माना जाता है। तो लोग दूर दूर से, विश्व भर से आते हैं गंगा जल में स्नान करने के लिए। तो वो बच्चे भी अपनी अध्यापिका के साथ वहां पर गए और गंगा के किनारे उन्होंने शाम को जो संगीतमय आरती होती है उसका आनंद उठाया। 16 अगस्त देहरादून के लिए प्रस्थान किया। उत्तराखंड के राज्यपाल के आवास पर परंपरागत रूप से विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। महामहिम ने विद्यार्थियों के भ्रमण का औचित्य जान लेने के बाद, औचित्य मतलब उसका कारण जान लेने के बाद, उनका यहाँ घूमना ठीक है या नहीं ये सब जानने के बाद स्वयं भी एक कविता सुनाई। कविता सुनकर उपस्थित गणमान्य समुदाय गदगद हो उठा। मतलब वहां पर जितने भी सम्मानित लोग आए थे वो बहुत खुश हुए उनकी कविता सुनकर। 2 दिन की सघन यात्रा के बाद, सघन मतलब बहुत घना, सघन का मतलब होता है घना, तो इस यात्रा को सघन क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत कहीं जगह जाना था उन्हें, थोड़े समय में इतनी जगह जाना था कि उनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत सघन हो गई थी। तो 2 दिन की सघन यात्रा के बाद आधी रात दिल्ली पहुंचे। सुबह 6 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ रवाना होना था। पहले आगरा, फिर आगरा से दिल्ली आए। अब उन्हें कहाँ जाना था? लखनऊ। फिर आया 17 अगस्त 2008 का दिन। लखनऊ पहुंचकर भोजन उपरांत मतलब भोजन के उपरांत, भोजन करने के बाद तहजीब और अदब की नगरी के दीदार करने निकल पड़े। लखनऊ को तहजीब और अदब की नगरी कहा जाता है। मतलब वहाँ पर लोग इतने प्यार से, इतने सम्मान और आदर के साथ बात करते हैं, उनकी भाषा में इतनी मिठास होती है कि जिसकी वजह से उसे तहजीब और अदब की नगरी कहा जाता है। और दीदार करना मतलब देखना। तो उस शिष्टाचार और सम्मान से भरी हुई उस जगह को देखने के लिए वो निकल पड़े। फिर 18 अगस्त 2008 का दिन आया। छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा देखा, जिसका जर्जर बाहे एवं प्रांतर भाग उसके समृद्ध अतीत की गाथा सी कहता प्रतीत होता है। जब हम पुरानी कोई इमारतें देखते हैं, चाहे वो टूटी हुई हो, खंडर हो, पर ऐसा लगता है वो हमें अतीत के बारे में, बीते हुए समय के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, बोल रही हैं। तो लखनऊ में इमाम बाड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, जो जर्जर मतलब टूटी हुई हालत में है, पर फिर भी वो हमारे गौरवशाली इतिहास की हमें याद दिलाता है, कुछ कहता है। नमाज अदा करने के लिए बना विशाल परिसर मतलब आंगन, भित्तियों पर पच्चीकारी, भित्तियों पर मतलब वहाँ की दीवारों पर अलग अलग रंगों के पत्थरों पर की गई चित्रकारी और पत्थरों पर नक्काशी आज भी देखते ही बनती है। नक्काशी मतलब जब पत्थर को काट काट कर छोटा छोटा बारीक आकृतियां बनाई जाती हैं, डिजाइन बनाया जाता है, तो उसको नक्काशी कहते हैं। और पच्चीकारी किसे कहते हैं? कि एक रंग के पत्थर पर दूसरे रंग के पत्थर को जड़ना, 2 अलग अलग रंग के पत्थरों को मिलाकर कितना सुंदर काम किया जाता है, वह पच्चीकारी कहलाता है। तो लखनऊ में ये सब काम इमारतों के ऊपर देखने योग्य है। उसी को देखने के लिए दूर दूर से वहां पर लोग आते हैं। अब आया 19 अगस्त 2008 का दिन। सुबह दिल्ली पहुंचकर कुछ समय होटल में विश्राम करके विदेशी विद्यार्थियों का यह दल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं ख्याति मतलब प्रसिद्धि, वो साहित्यकार जिन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली हुई थी, जिनका बहुत नाम था, उन साहित्यकारों के साथ व्यापक विचार विनिमय में शामिल हुए। विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान, विचारों को लेना और देना। इसके बाद परिषद द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल होकर सभी ने हिंदी भवन की ओर प्रस्थान किया।
जहां इन विद्यार्थियों का सम्मान समारोह होना तय था। मतलब ये सभी विद्यार्थी जो हिंदी की प्रतियोगिता में सफल हुए थे, विशेष स्थान इन्होंने प्राप्त किया था, उसके लिए इनका सम्मान किया जाना था। इस समारोह में सूरी नाम के राजदूत महामहिम श्री के बद्रीनाथ मुख्य अतिथि थे। विद्यार्थियों को मंचासीन मतलब मंच पर आसीन, मंच कहते हैं स्टेज, आसीन मतलब वहां जो उपस्थित थे, तो मंच पर आसीन मुख्य अतिथि सहित विद्वानों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विदेशी विद्यार्थियों के साथ साथ भारत के मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। मेधावी मतलब होनहार, जो हिंदी विषय में उन्होंने विशेष पुरस्कार प्राप्त किए हुए थे, विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हुई थी, वहां उन्हें भी सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता 2008 में चयनित यूरोप से आए हिंदी के विद्यार्थियों के भारत भ्रमण का यह 10 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो इस तरह से डायरी के रूप में पूरा 10 दिन का विवरण हमारे सामने था कि जब यूरोप से 11 छात्र और उनकी एक अध्यापिका भारत आए तो उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुमाया गया, कैसे उनको भारतीय संस्कृति के दर्शन कराए गए, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसका परिचय दिया गया और किस तरह से उनको सम्मानित किया गया। तो बच्चों, अधिक से अधिक भाषाएं आना बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक भाषाएं आप भी सीखिए, बोलना सीखिए, समझना सीखिए, ताकि आप पूरे विश्व से अपने आप को जोड़ सकें। पर अपनी भाषा को गर्व के साथ बोलना, सीखना और सिखाना एक बहुत अच्छी बात है। जब आप अपनी भाषा आते हुए किसी अन्य भाषा को बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लगता है, पर अपनी भाषा का गलती से भी, कभी भूल कर भी अपमान नहीं करना, उसको किसी से कम नहीं समझना। आप विश्व के किसी भी कोने में जाएं, पर अपनी भाषा, अपने देश के रहन सहन, खान पान को भुलाना नहीं है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमें अपने देश से जोड़ कर रखती है। तो इन बातों को ध्यान रखिए, जीवन में खूब आगे बढ़िए, लेकिन अपनी जड़ों से कटना नहीं। जैसे पेड़ होता है, कितना ही बड़ा होता जाए पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। अगर जड़ों को छोड़ देगा तो वो सूख कर गिर जाएगा। इसी तरह से हमारी संस्कृति हमारी जड़ें हैं, हमें अपनी जड़ों को भी मजबूती से पकड़ कर रखना है और ऊंचा भी उठना है, आगे भी बढ़ना है। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।